अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाई आर ऑल पंजाबीज गोइंग टू कनाडा। तो भाई साहब जो पंजाबी जो इंडियन पंजाब से हैं, वो काफ़ी जो लोग हैं वो जो गैर कानूनी तरीके के ज़रिए जो है ना अपनी जान को दाव पे लगा के जाते हैं बाहर कनाडा में। तो वो बताया गया है डाटा काफ़ी अच्छे अंदाज से। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। हाय गाइस, दिस इज निकिता और जरा इस मैप को देखो। पंजाबीज इंडिया से निकलकर इतने सारे देशों के हाईली सिक्योर्ड बॉर्डर्स और खतरनाक जंगलों को पार कर रहे हैं, वो भी इलीगली, और वो भी भूखे प्यासे अपने पैर पे चलकर। बट किस लिए? वेल, कनाडा में सेटल होने के लिए। अब जरा इन पिक्चर्स को देखो। ये पूरी की पूरी शादी कंप्लीटली स्टेज्ड है, फेक है। पंजाब में ऐसी नकली शादियां बस कुछ 20 से 25 लाख रुपए में करवाई जाती है, जो माइंड एक प्रॉपर शादी की तरह ही होती है। मतलब उसमें गेस्ट को भी बुलाया जाता है, एक प्रॉपर ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। बट ये पूरी की पूरी शादी बिल्कुल फेक होती है, सिर्फ और सिर्फ कैनेडियन वीजा पाने के लिए। बट इफ यू लुक एट इट, पंजाबियों की इसी कनाडा फैंटेसी की वजह से आज कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेज में और पुलिस फोर्सेज में भी सिख रेजिमेंट शामिल है। कनाडा के कई सारे स्कूल्स, दुकानें और यहाँ तक कि कई सारे एरियाज में भी वहाँ का जो पूरा माहौल होता है वो बिल्कुल मिनी पंजाब जैसा होता है। इनफैक्ट पंजाबी कनाडा की 3rd ऑफिशियल लैंग्वेज है और वहाँ की गवर्नमेंट में 20 सिख एमपीज भी है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने तो एक बार ये तक कह दिया था कि इतने सिख्स तो आपको मोदी जी के कैबिनेट में भी नहीं मिलने वाले। बट लेट मी टेल यू, पंजाबीज का कनाडा में इतना बड़ा मास माइग्रेशन जो हुआ है वो इतना आसान नहीं है। इंडियंस एंड स्पेशली पंजाबीज को कनाडा का इतना क्रेज है कि कई बार तो वो वहाँ पर पहुंचने के लिए कंप्लीटली इलीगल मींस भी अपना लेते हैं। जैसे जनवरी 2022 का ही केस है। इंडिया से एक फैमिली जिसमें 2 बच्चे भी थे, वो कनाडा जाने के लिए इंडिया से निकले, बट यूएस कनाडा बॉर्डर पर उन चारों की कड़ी ठंड में डेथ हो गई। अब इनके जैसे करीबन 10,000 इंडियंस हर साल इलीगली यूएस कनाडा बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन पुलिस ने जब इस पूरे मामले की तहकीकात की और इससे जुड़े 6 लोगों को अरेस्ट किया, तभी जाकर उन्हें एक बहुत ही स्मार्टली प्लान्ड और इनह्यूमन इलीगल माइग्रेशन रूट का पता चला। तो होता यह है कि इलीगल माइग्रेंट्स, जिन्हें ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं, उनको वो डोंकी कहते हैं, उनको कनाडा पहुंचाने के लिए इन डोंकीज को 16 से 60 लाख तक का ह्यूज अमाउंट चार्ज किया जाता है। अब एक बार अमाउंट पे करने के बाद इन माइग्रेंट्स के लिए किसी भी साउथ अमेरिकन कंट्री की टिकट कराई जाती है, जहां पर इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी अवेलेबल हो। जैसे मान लो इक्वेडोर, बोलिविया, गुआना वगैरह। फिर वहां से इन इमिग्रेंट्स को कोलंबिया ले जाया जाता है, जहां से असली खतरनाक सफर की शुरुआत होती है। यहाँ से इन इमिग्रेंट्स को पनामा के खतरनाक जंगल और द डारियन गैप को पार करना पड़ता है, जिस पूरे पैच में बाय द वे आतंकवादियां, जानलेवा सांप, जंगली जानवर और स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड वाटर का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। एंड माइंड यू, ये पूरा का पूरा रास्ता उनको चलकर क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें कम से कम 6 से 10 दिन तो लग ही जाते हैं। और मान लो अगर इस खतरनाक जंगल से ये लोग बचकर निकल भी जाते हैं, तो नेक्स्ट जंगल होता है कोस्टा रिकन जंगल। फिर ऐसे कई सारे जंगल्स और कंट्री के बॉर्डर्स को पार करते करते वो फाइनली मेक्सिको बॉर्डर पर पहुंचते हैं। और फिर वहां पहुंचते ही उनको तार कूद कर यूएस जाना पड़ता है और फिर कुछ इसी तरह आगे जाके कनाडा भी पहुंचना पड़ता है। बट ये तो लैंड रूट हुआ। कुछ लोग तो ऐसे ही इलीगली पानी के जरिए भी कनाडा पहुंचते हैं। बेसिकली ये इमिग्रेंट्स जो होते हैं वो किसी भी कनाडा में जाने वाली शिप जो होती है उसके कैप्टन को घूस दे देते हैं और फिर वो शिप्स उन्हें किसी छोटे से कैनेडियन पोर्ट्स पर उतार कर उनको कनाडा में स्मगल कर देता है इलीगली। अब इंडियंस का ऐसे कनाडा में घुसना कोई नई बात नहीं है। कुछ ऐसे ही रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स 1986 और 1987 में भी मिले हैं, जब कुछ तमिल और सिख लोगों को न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कॉटिया में घुसते हुए पकड़ा गया था। अब चलो जैसे तैसे करके अगर ये इलीगली कनाडा पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद भी उनका स्ट्रगल खत्म नहीं होता है। जब तक उनका रेफ्यूजी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो जाता, उन्हें डिटेंशन कैंप्स में रखा जाता है एंड जहां पर माइंड यू कई बार उन्हें पनिश भी किया जाता है। अब ऐसा खुद सिंडी नेस्बिथ, एक सिख कोलिशन एनजीओ के मेंबर का कहना है। उन्होंने तो ये भी कहा कि कई सारे जो कैंप्स होते हैं उनमें इमिग्रेंट्स को बेसिक रिलीजियस फ्रीडम भी नहीं होता है। यहाँ तक कि कई सारे सिख्स को उनकी पगड़ी पहनने तक नहीं दिया जाता है। अब ऑफ कोर्स सभी इंडियंस ऐसे इलीगली कनाडा में नहीं आते हैं, मेजॉरिटी इंडियंस लीगल मोड से आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो लीगल मोड्स होते हैं ये भी बिल्कुल भी स्कैम फ्री नहीं होते। हाल ही में एक पुणे बेस्ड टेक savvy इंडियन को अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसने अपनी खुद की फेक एयरलाइन टिकट्स और वीजा बनाकर एयरपोर्ट में एंट्री लेने की कोशिश की थी। कुछ ऐसा ही काफी सिमिलर सा केस अहमदाबाद में भी हुआ था, बस उसमें उन लोगों को एजेंट्स ने फंसाया था। बट स्कैम सिर्फ इंडियंस की तरफ से नहीं हो रहे, कनाडा के भी कुछ इंस्टीट्यूशंस इसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे कनाडा के इन 3 फ्रॉड यूनिवर्सिटीज ने 2000 स्टूडेंट से लाखों की फीस लेकर अचानक से सडनली खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर
दिया। अब इससे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर जाकर बिना कोई एजुकेशन और पैसे के बस फंस चुके हैं। बट चलो ये सारे हो गए इलीगल मेथड्स। इन सब के अलावा ऑब्वियसली एकदम लीगल जो मेथड्स होते हैं वो मोस्टली वर्क परमिट, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, वीजाज, स्टूडेंट वीजाज, स्पाउसल वीजाज या फिर फैमिली वीजा जैसे लेजिटिमेट वेज से भी कनाडा जाया जा सकता है। बट उस पे तो सबको ऑलरेडी पता है, तो उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बट द मेन क्वेश्चन इज कि इतना मेहनत करके लीगली हो चाहे इलीगली हो, पंजाबी यूथ पे कनाडा को लेकर इतना क्या फैंटेसी है कि उन्हें वहां पर जाना ही है। सो वेल टू स्टार्ट विद, आप मानोगे नहीं लेकिन इंडिया का ब्रेड बास्केट कहे जाने वाला जो पंजाब है उसकी 99% यूथ का ये कहना है कि उन्हें कभी खेती बाड़ी करनी ही नहीं है, उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। और तो हर पंजाब के ही 60% प्रैक्टिसिंग फार्मर्स का ये कहना है कि उन्हें कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो खुशी खुशी खेती बाड़ी करना छोड़ देंगे। नाउ टू ऐड टू ऑल दिस, पंजाब स्टेट में एम्प्लॉयमेंट के भी इतने कुछ खास ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में पंजाब इंडिया में नंबर 5 पे रैंक करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। तो बस एक रीजन तो यही है कि वहाँ की यूथ एग्रीकल्चर में इतना इंटरेस्टेड है नहीं और इसीलिए बेटर वर्क एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए पंजाबीज कनाडा जाना चाहते हैं। अब लेकिन माइंड यू, ये पंजाबीज का कनाडा जाना उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। बट उससे पहले एक बात जानते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कनाडा हो या फिर कोई भी फॉरेन कंट्री हो, वहाँ की कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको IELTS, TOEFL, GRE जैसे एग्जाम्स देने बहुत जरूरी होते हैं। एंड इन एग्जाम्स और वहाँ की वीजा इंटरव्यू का एक मेजर पार्ट होता है आपकी स्पीकिंग का टेस्ट, जहाँ पर सिंपली ये देखा जाता है कि आप उनकी कंट्री में जाकर कॉन्वर्सेशन कर भी पाओगे कि नहीं। एंड ये टेस्ट अक्सर सुनने में जितना आसान लगते हैं उतने होते नहीं। बट डोंट वरी, आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहती हूँ जहाँ पर आपको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना सिखाया जाएगा, वो भी नेटिव स्पीकर्स के साथ। मतलब कि खुद UK और USA के ट्यूटर्स आपको इंग्लिश में बात करना सिखाएंगे। यस, कैमली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 1-on-1 इंग्लिश क्लासेस के अलावा अब ग्रुप क्लासेस भी अवेलेबल है। हर ग्रुप में सिर्फ 2 लोग होंगे, वो दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं जैसे कि ब्राजील, जापान, कोरिया वगैरह, जो आपके तरह ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो बस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड कैमली एप्लीकेशन एंड फाइनली ओवरकम करो अपना फियर ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशली क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही फ्रेंडली और नॉन जजमेंटल है एंड जो आपको अलग अलग कल्चर वाले लोगों से इंटरेक्ट भी करवा देता है। और हाँ, इनके स्पेशल न्यू ईयर लॉन्च ऑफर में आपको मिल सकता है अप टू 45% ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स पर। बट हाँ, द ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर दिस मंथ, सो गो हरी। बट नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे हम बात कर रहे थे कि पंजाबीज का कनाडा जाना उनके लिए काफी सक्सेसफुल रह चुका है। जैसे ये पंजाबी कैनेडियन बिलियनर बॉब डिलन को ही ले लो। बॉब कनाडा के सुपर सक्सेसफुल इंडियन लैंडलॉर्ड में से है। वो एक पूरा प्राइवेट आइलैंड ओन करते हैं जिसमें वो एक वर्ल्ड क्लास रिसोर्ट बना रहे हैं और आज पूरे वेस्टर्न कनाडा में इन्होंने 13,000 अपार्टमेंट्स अपने नाम कर लिया एंड इन फैक्ट इनका टोटल नेट वर्थ $2 बिलियन से भी ज्यादा है। बट कनाडा में प्रॉपर्टी बिजनेस सिर्फ डिलन ही नहीं बल्कि बहुत सारे पंजाबीज के लिए एक जीनियस बिजनेस प्लान साबित हुआ है। सो ऐसा है कि कुछ वेल ऑफ पंजाबीज फ्रिक्वेंटली कनाडा में विजिटर वीजा लेकर जाते हैं, फिर वहां पर वो लोग कोई एक अच्छी सी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर इंडिया लौटते वक्त उस प्रॉपर्टी को 10% कमीशन पे अपने किसी रिलेटिव या फिर ब्रोकर के हवाले कर देते हैं, जो फिर इन टर्न उन्हें इंडिया बैठे बैठे ही अच्छा खासा रेंट ला के देते हैं, वो भी डॉलर्स में। लेकिन ये सब के अलावा भी पंजाबीज एग्रीकल्चर में इतने स्किल्ड है कि आज कनाडा में उन्होंने सक्सेसफुली खेती करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट हाल ही में कनाडा ने अपने एग्रीकल्चरल हॉल ऑफ फेम में एक सिख फार्मर पीटर डिलन को भी शामिल कर लिया था, क्योंकि डिलन कनाडा के सबसे बड़े क्रैनबेरी प्रोड्यूसर हैं। और ये सिर्फ अकेले ही नहीं है, इन जनरल इंडियन सिख फार्मर्स वहाँ पे फ्रूट प्रोडक्शन को डोमिनेट करते हैं। इनफैक्ट कनाडा के एक स्टेट ब्रिटिश कोलंबिया में तो 3/4 से भी ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड सिख्स ही ओन करते हैं और इसी स्टेट में 67% सिख्स फार्मर्स ही हैं। अब ऑब्वियसली इंडिया के कंपैरिजन में कनाडा में जाकर फार्मिंग करना ज्यादा लुक्रेटिव है। I mean, 2019 का ही डेटा को देखे तो एक एवरेज कैनेडियन फार्मर महीने का $13,500 कमा लेता है। मतलब अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो कुछ 11 लाख रुपए पर महीने। एंड इस सब के अलावा एक और बहुत ही अच्छी खबर ये है कि हाल ही में कनाडा ने 16 नए प्रोफेशंस को परमानेंट रेसिडेंसी के लिए एलिजिबल कर लिया है। देखो, बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ही परमानेंट रेसिडेंसी ऑफर की जाती है, लेकिन अब कनाडा ने वर्क क्लास जैसे कि हॉस्पिटल अटेंडेंट्स, पेस्ट कंट्रोलर्स, रिपेयरर्स, बस ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इन सब को भी परमानेंट रेसिडेंसी देना शुरू कर दिया है। मतलब जो जॉब्स के लिए बेसिकली पंजाबीज और इन जनरल इंडियंस भी मिडिल ईस्ट जाते थे, अब वो भी कनाडा जा सकते हैं। और ऊपर से अब तो कैनेडियन पॉलिटिशियंस भी ये ओपनली कह रहे हैं कि हम कनाडा में ज्यादा से ज्यादा पंजाबीज को वेलकम करना चाहते हैं। बट क्वाइट आयरॉनिकली अभी हाल ही में 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स ने कैनेडियन गवर्नमेंट पर चीटिंग करने का आरोप लगाया था,
रिसेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को उनके जो वीजास थे उनको एक्सटेंड करके उनको परमानेंट रेसिडेंस ऑफर कर लिया। अब इसके लिए स्टूडेंट्स को बस कैनेडियन मार्केट में काम करके एक्सपीरियंस गैदर करना था। पर लेकिन हुआ ये कि आज 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उन स्टूडेंट्स को पीआर मिला नहीं है जो उन्हें प्रॉमिस किया गया था। और ऊपर से वो लोग 2 साल से कम सैलरी पर अपने खुद के खर्चे पर रह रहे हैं। बट चलो मान लेते हैं कि हो सकता है ये कुछ इक्का दुक्के केसेस है, क्योंकि अगर पास से ही हम कनाडा के इमिग्रेशन पॉलिसीज को देखें तो काफी ज्यादा हैसल फ्री और ट्रांसपेरेंट रहे हैं। और ये भी एक मेजर रीजन है कि क्यों पंजाबी यूथ कनाडा की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट होता है। इनफैक्ट कैनेडियन गवर्नमेंट ने तो खुद अपने लिए 2025 तक कनाडा में 1.5 मिलियन इमिग्रेंट्स लाने का गोल सेट किया है। और इसी को अचीव करने के लिए सिर्फ 2021 में ही स्पेशल एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू 50% परमानेंट रेसिडेंसी के इन्विटेशंस तो बस इंडियन नेशनल्स को ही आए थे। और यही नहीं, एजुकेशन के लिए भी कैनेडियन गवर्नमेंट इंडियन स्टूडेंट्स को ऐसे अनगिनत स्कॉलरशिप्स दे रही है। बट इंटरेस्टिंगली अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो पंजाबीज का कनाडा में जाना कोई नई बात नहीं है। ये तो साल 1800 से ही चलते आ रहा है। लेट 1800s में और 1900 से ही पंजाबीज कनाडा जाकर वहाँ के फॉरेस्ट्री और फिशिंग जैसे लेबर इंडस्ट्रीज में काम ऑलरेडी करते थे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो कनाडा के हरे भरे लैंडस्केप जो होते हैं वो बिल्कुल अपने पंजाब जैसे ही लगते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली पंजाबीज का ये मास माइग्रेशन कुछ 1904 में ही शुरू हुआ, जब ब्रिटिश आर्मी के सिख रेजिमेंट को किंग एडवर्ड 7 की कॉरोनेशन सेरेमनी के लिए कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट में बुलाया गया। इनफैक्ट तभी ही इन सिख सोल्जर्स का लोकल्स द्वारा बहुत ही खुशी से स्वागत भी हुआ था, जिसका पता हमें इन लोकल न्यूज़पेपर्स के हेडलाइन से चल जाता है। सो बेसिकली माय पॉइंट इज पंजाबी कैनेडियन कनेक्शन गोज वे बैक इन टाइम, और इसीलिए पंजाबीज आज बाकी किसी भी कंट्री के अलावा इस कंट्री को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट माइंड यू, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। प्रेजेंटली कनाडा को बेशक मिनी पंजाब कहा जाता है, लेकिन कोविड पैंडेमिक के दौरान कुछ पंजाबी इसको काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। उस दौरान कुछ 100 सिख सिक्योरिटी गार्ड्स को उनकी बियर्ड के वजह से काम से निकाला गया था, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट का मानना था कि बियर्ड से मास्क पूरे फेस को प्रॉपर्ली कवर नहीं कर पाता है, और इससे इस ग्रुप का कोविड फैलाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिमिलर डिस्क्रिमिनेशन सिख पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी हुआ था। उनको भी फील्ड ड्यूटी से हटाकर ऑन डेस्क ड्यूटी पर डाल दिया गया था। अब ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि जब बात कोविड जैसे एक पैंडेमिक की आ जाती है तभी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और ये सारी की बाउंड्रीज जो होती है वो बहुत ज्यादा ब्लर हो जाती है। बट क्या आपकी नजरों में ये कैनेडियंस का सिख के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है? एंड काफी इंटरेस्टिंगली हमें कुछ सिमिलर केस ही इंडिया में भी देखने मिलता है अगेंस्ट अफ्रीकन्स। Normally Indians they don't trust us. Some of them they don't trust us. आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि मुंबई और दिल्ली के कुछ इलाकों में काफी ज्यादा अफ्रीकन्स मौजूद है। अब ये अफ्रीकन्स इंडिया में क्यों रहते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ पे पढ़ाई करते हैं? वेल, इस सब के आंसर्स एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। अगर आपको वो देखना है तो आप यहाँ पर राइट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक कर दो। जय हिंद। जी, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और भाई मज़ा भी आया, और काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी वो सीखने को भी मिली कि पंजाबी देखा जाए तो पंजाब जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है भाई। तो ये जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर ही है, हाँ ये भी है। तो यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं करते, कनाडा में जाके करते हैं। ज्यादा मौके नहीं लिए जाते ना, सहूलतें नहीं। अब देखा जदीद मशीनरी है यहाँ पे इतनी जमीन भी नहीं ना उनके पास। वो भी है, तो बहुत है, ऐसी बात नहीं जो नहीं तारक भाई, जमीन बहुत है कनाडा में, जमीन बहुत ज्यादा है। वो पता क्या कहते हैं उनकी पुलिस में, बोलते हैं हमारे यहाँ आओ, हम आपको जमीन देंगे, खर्चा सारा हमारा, लेकिन आपकी मेहनत होगी और उसमें से हाफ प्रॉफिट रहेंगे। गवर्नमेंट स्कीम भी है गवर्नमेंट के लिए। तो भाई उनके पास लैंड जो इतना ज्यादा यही बात है ना। सुनने में आया भी 1 एकड़ में से वो तकरीबन 180 मन गंदम निकालते हैं। 180 मन? हाँ। 18 खलवार। हमारे तो मतलब कि 5 एकड़ से इतनी 3 एकड़ से कर लो ना, 3 से तो भाई नहीं निकलती है। अब एवरेज औसत जो है 4 से 5 60 से 60 डिमांड निकल जाती है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा जो नहीं, इधर हमारे इलाके में तो नहीं निकलती। हमारे नहीं, वो एवरेज जो हाँ, निकल एवरेज 6 खलवार है, 5 से 6 खलवार। तो इंडिया में ज्यादा है थोड़ी सी, और अमेरिका कनाडा में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सही बात है। तो भाई साहब जो है ना, देखा है कि एक तो बात करें भाई, गांव में रहते हैं तो इसलिए भाई अक्सर गांव के लड़के जब देखते हैं ना कि वो ये दूसरे का लड़का जो है वो बाहर गया हुआ है और उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो गया, वो अच्छे पैसे छाप रहा है, इधर वेला था, इधर वेला फिरता था, उधर जाके वो माल छाप रहा है, डॉलर छाप रहा है, यूरो छाप रहा है, तो वो उसका माइंड सेट हो जाता है कि भाई हमने भी इधर नहीं करना, हमने उधर जाना है। तो इलीगल वीजा मिलता नहीं, लीगल वीजा मिलता नहीं, तो वो उनको कोशिश करने के बाद वो भाई डंकी जो है वो लगा जाते हैं।
एजेंट करके वो उनको पैसे देते हैं, वो इलीगल तरीके से भाई पहुंचाते हैं। हमारे तो भाई ज्यादातर लड़के जो है वो यूरोप जाते हैं। वो यूरोप वाला रास्ता आसान है। हाँ, तो ईरान से फिर तुर्की से फिर आगे वो समंदर का रास्ता क्रॉस करके वो ग्रीस चले जाते हैं, ग्रीस से फिर आगे जाते हैं, लेकिन जिस तरह यूरोप में फैल जाते हैं। कनेडियन वो इंडियन वो रहता है ना कि वो जिस तरह जाते हैं, हमारे यहाँ भी जाते हैं, लेकिन काम तो हमारे यहाँ उस लिहाज से अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जिस तरह वो नजदीक वाले इलाकों का वीजा लगवाते हैं, ऑन अराइवल वीजा जो बोलता है, तो उससे आगे टंकी इंडिया को ज्यादा वीजे मिल जाते हैं, तो हमारे भी हमारे यहाँ भी करते हैं। तुर्की का वीजा लग जाता है, तुर्की से आगे जाए, ईरान का वीजा लगता है, उससे आगे जाए, तो बहुत सारे आसान है। लेकिन उधर जाने का अमेरिका के वो भाई लंबा रास्ता है। लेकिन कुल मिला के भाई यूरोप जाए या कनाडा जाए, है मौत, अपनी मौत को पुकारना रिस्क है भाई, बहुत है, रिस्क इसके है। अलावा और कुछ नहीं है। सही बात है, कोई रिस्क नहीं है, सीधी मौत है। कोई मैं तो बात- बिल्कुल 100 में से कोई एक आध बंदा बच जाए, उसकी किस्मत भाई अच्छी जो होती। इधर नहीं तो भाई भूख और गुर्बत से मर रहे हैं, उससे बेहतर तो वो है। कोई उधर रिस्क से कोई इंसान बेहतर है। नहीं है ना भाई साहब, ना कोई तो भाई बेहतर लोग, नहीं है। तुम्हें खबर ही अपनी नहीं है मौत, जो अपनी 21 मौत 22 को स्केल खुद का है लेने लगा ना, ना। हाफिज शफाक है ना, वो सुनने में आ रहा है, वो भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। 18वें स्केल का वो ऑफिसर है। वो तो फिर भाई अपनी उसकी गुर्बत मर्जी। महंगाई इतनी है, बंदा नहीं, नहीं वो afford तनख्वाह कर कम सकता। मिलती है। जिंदगी की पता है, आसाइशें नहीं हो रही भाई है। साहब वो यूसुफ मैं बताता हूँ फर्क क्या है कि वो 18वें स्केल का ऑफिसर होगा, उसकी ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए तनख्वाह होगी, इतनी होगी, हाँ, इतनी हाँ, होगी, तकरीबन इससे लाख ज्यादा तो रुपए। नहीं है। वो इतना पढ़ा लिखा बंदा, उसकी सिर्फ ये सैलरी 1 लाख जी, रुपए, जी है। एक बंदा जो बिल्कुल मतलब नील है यहाँ पे पाकिस्तान में, वो पैसे नहीं कमा, यहाँ से वो चला जाता है, वो बंदा 4 से 5 लाख रुपया कमाए, तो फिर वो 18 साल वाले के फैल अब लगे ना, कितने लोग गए हमारे गांव से, तो फर्क तो भाई पड़ता ही है। नहीं मतलब मरे भी हैं। कितने मरे हैं? कितने एक मरा है लड़का, एक वो भी मरा, वो बीमार अपनी था। है, बीमार है। नहीं बीमार रास्ते में ही फौत हो गया वो। ये ऐसी नहीं, बात है नहीं, ना। उसको टीबी थी भाई साहब, वो पहुंच गया था। और दूसरा वो जो जख्मी हुआ है अभी तक ठीक नहीं हुआ। वो तो पंगे गलत ले रहा था। हाँ। हमारे गांव का एक लड़का था, वो भाई उधर एजेंटी शुरू कर दी थी उसने, तो उसका वो border एक्सीडेंट, क्रॉस करवाता हाँ लोग वो एजेंट बन गया था, वो लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाता था, तो उसका भी एक्सीडेंट हुआ और मरते मरते बच्चा भी जिंदा है। अभी वो ना मेरे भाई के जो पास गए हैं ना भाई, जो गए हैं उनसे पूछो, यहाँ नहीं, बैठ यार, कर जो बातें करना मौत पहुंच आसान है। चुके हैं, उनके मौत हाथ को भी भाई, जेल में मौत कितने को बदल पुकारना वो गए है, हैं। देखिए, मौत को वो पंजाब की पुकारना है। देखिए हालत देखिए, वो 5वें नंबर पर है अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, तो देख ले जब बंदे को नौकरी मिले, वो बीए वाले, एमफिल वाले, वो जनाब कितना काम कर रहे थे, मतलब मजदूरों वाला दिहाड़ी करनी पड़ती है। जब ऐसे हालात होंगे तो भाई साहब बंदा रिस्क लेता है, रिस्क के बगैर कुछ बंदा हो ही नहीं नहीं हो सकता, सकता। रिस्क तो लेना ही पड़ता है कभी कभी भाई। लेकिन ये हम भी खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन आज हमें कोई बोल देना भैया आपने बाहर जाना, वीजा आपको देते हैं, तो हम खुशी खुशी लेंगे। वो इधर भाई और इधर मिलता ही नहीं है ना, यही यही तो तो बात है ना। मिलता तो उधर भी नहीं नहीं, है। हिसाब से नहीं मिला तो फिर टैंकी लगा रहे हैं। और ये कौन सी आज से टैंकी चली, कई और सालों सदियों कनाडा में तो भाई साहब उनको पराया लगेगा ही नहीं, वहां तो कितने परसेंट जो है वो कितने 50% सीख हर वो तो फील्ड ऐसा के ही है अंदर वो जैसे तो पंजाब मिनी में पंजाब बोलते उधर है तो उनका। सही बात है भाई, जहाँ पर इतने ज्यादा सीखेंगे वो पंजाब से जाएंगे तो वो तो ऐसे ही कनाडा में तो नहीं, वो तो पंजाब में ही फिर रहे सही हैं, बात। उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, अब बोली इतने का यहाँ पर बोलने अपने का लोग नहीं यार, खाना रैश का नहीं उनको फर्क पड़ेगा, अपने पंजाबी लोग ही है ना उधर भी। सही बात है। तो ये बात नहीं है, टंकी के अलावा देख लो कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, कितने विजिटर जा रहे हैं। वो स्टूडेंट के ये कई यूनिवर्सिटियां जो होती हैं वो दाखिला देती हैं, वो पैसे ले लेती हैं, वो बाद में वो उनको देती नहीं, एडमिशन वगैरह का कुछ नहीं होता। वो खुद को जी उन्होंने क्या कर दिया, वो जिस तरह दिवालिया शो करते थे। पाकिस्तान की मिसाल देने वाला था, पाकिस्तान को 9 मिलियन मिलने वाले हैं, पाकिस्तान दिवालिया नहीं होता, ये हो चुका है, लेकिन वो बस मान नहीं रहे वो। तो बाकी भाई ये है कि जिस तरह कनाडा में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि वहाँ पे लोग जो बिलियनियर भी हैं, अपने आइलैंड है, अपना प्राइवेट जिंदगी अच्छे अंदाज में शान शौकत वाली गुजार रहे वो हैं। जो पहले चले गए उनका है, आज जो जा रहे हैं उन्हें भी, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सी ये मुश्किल भी है भाई साहब, मैंने बहुत सी मुश्किलात जो सफर करती है ना कौमें वही तरक्की भी करती हैं। चलो मुश्किल हालात होते हैं, अगर कोई बंदा पहुंच जाए मंजिल पे तो भाई साहब जहाँ पे जिसकी जिंदगी कर्जे में गुजर रही थी, सही बात। तो वो जब अच्छा काम करने लगे जाएगा तो भाई डॉलर भी कमाएगा,
रिस्क तो भाई यार है। रिस्क लेगा, अगर कल को वो मतलब कामयाब होगा तो उसका फायदा कंट्री को भी, उसकी फैमिली को भी है। हाँ, अगर ये उसकी भी फैमिली देखो। इधर है तो भाई तो कंट्री को चाहिए ना फिर आसानियां पैदा एक करें। आधे बंदे कंट्री के कोशिश रिस्क करती लेने से है भाई देख लो कितनी तरक्की हो सकती है। रिलेशन अच्छे हैं कनाडा के साथ, तो वो देख लो वो कितने लोगों को वीजा दे रहे हैं। हाँ। तो ये पुलिसियां जो है ना हर साल चेंज करते रहते हैं। लेकिन ये परमानेंट बात है रेजिडेंट भाई, दे अमेरिका और कनाडा होगा या मैक्सिको के, इधर जाना है मुश्किल, अगर चला जाए तो जिंदगी बन जाती है। बजाय यूरोप में, यूरोप में तो बहुत ज्यादा आवाम होगी, मतलब मुश्किल हालात है। हर जगह यही हालत है भाई। उधर फिर भी कंट्रियों ना- के हालात अभी जो जंगे चल रही ना, हर हाँ। जगह उधर यही हालत रुझान नहीं है। है ना इतना, लेकिन उधर पब्लिक कम है। कनाडा की तो पब्लिक बहुत ही कम है ना। हाँ, ये है कि उधर पॉपुलेशन उधर कम है, ये चीज है। तो वो इसीलिए ऑफर भी करते हैं दूसरे लोगों को भी आओ इधर। तो देख लो 15 लाख 2025 तक उन्होंने मतलब के वर्कर बुलवाने हैं उधर, और जिन कंट्री के साथ उनका ताल्लुकात अच्छे हैं वो उन लोगों को वो सेलेक्ट करेंगे। काम करते हैं और पैसा कमा रहे हैं भाई, वो इन लोगों उनको से भी फायदा हो रहा इनको है, भी इनको भी फायदा। फायदा हो रहा है। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया थी वीडियो। और आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, जो डुमकी लगा के जाते हैं तो क्या ये है तो भाई साहब खतरनाक है, जान का जोखिम होता है। जिसने भी लगानी होती है अपनी ना, वो कहते हैं हथेली पे जान रख के जाना होता है, रिस्क है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि रिलेशन अच्छे हो कंट्रियों के साथ, जो लोगों को वीजा आसानी से मिल जाए। जी। वो तो उनको मिलना है जिसके इससे- पास पैसे हैं। जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए फिर यही बनती है। हाँ, ये भी है। तो भाई जो जिस तरह इंडिया के बहुत ज्यादा कंट्री में ऑन अराइवल वीजा है, तो वहां से वीजा लगवा के जाते हैं, तो फिर वो आगे से वो डैंकी शुरू हो जाती है। उधर से उधर तो ये सब काफी कुछ बेनिफिट है। अगर जीरो से शुरू करना ना, इंडिया से ही पैदल चल के जाना हो हाँ, तो तो 14,000 किलोमीटर, तो फिर वो बहुत मुश्किल है। सही बात तो है। फिर तो वही रास्ते में ही दम तोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।